बात की थी बोल्ट्जमैन, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास एक बात की थी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की, जिसमें ये था कि अगर आपको एक कांस्टेंट या कॉन्टिन्यूस सिग्नल चाहिए तो उस कॉन्टिन्यूस सिग्नल के लिए जरूरी है कि आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अल्फा स्पिन स्टेट में ज्यादा हो, बीटा स्पिन स्टेट में कम हो। ठीक है, बट हम ये भी बात करते हैं कि जैसे ही हम रेडियो फ्रिक्वेंसी डालते हैं और अगर वो रेडियो फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है अब हमारे किसी एक न्यूक्लियाई की फ्रिक्वेंसी के साथ जो कि प्रोसेस कर रहा है इन अल्फा स्पिन स्टेट, तो मेरा वो न्यूक्लियाई उस रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाता है, बीटा स्पिन स्टेट में। ठीक है, जैसे ही मेरे न्यूक्लियाई अल्फा से बीटा स्पिन स्टेट में जाना शुरू होते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे जो पॉपुलेशन डिफरेंस है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं अल्फा स्पिन स्टेट में, वो इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन बीटा स्पिन स्टेट के। इस प्रोसेस को सैचुरेशन कहा जाता है, ये सैचुरेटेड पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट पे जाके सिग्नल जो है आना बंद हो जाता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं होती। ठीक है, नेट एब्जॉर्प्शन या एमिशन नहीं होती। तो अब क्या है कि अगर हमें एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल चाहिए तो हमें जो पॉपुलेशन डिफरेंस मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि अगर न्यूक्लियाई अल्फा से बीटा स्पिन स्टेट में जा रहे हैं तो वो न्यूक्लियाई बीटा से अल्फा में दोबारा भी आए। इस प्रोसेस को रिलैक्सेशन फिनोमिना या स्पिन रिलैक्सेशन फिनोमिना कहा जाता है। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको फ्लिपिंग तक जो है वो कहा था कि ये फ्लिपिंग भी दो तरह की होती है कि आपके पास स्पिन फ्लिपिंग में अगर हम देखें तो दो तरह की फ्लिपिंग होती है। एक आपके पास है फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड और एक आपके पास है फील्ड स्वीप मेथड। ठीक है, अभी हम पहले स्पिन फ्लिपिंग को देख लेते हैं, यानी वो प्रोसेस जिसके जरिए आपने पहले न्यूक्लियाई को अल्फा से बीटा में भेजना है। ठीक है, वो अल्फा से बीटा में कब जा रहा है, अभी हमने जो अभी बात की है वो ये की है कि आपका जो न्यूक्लियाई है वो प्रोसेस करे किसी फ्रिक्वेंसी के साथ, किसी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी के साथ, हम उस पर रेडियो फ्रिक्वेंसी डालते हैं। मेरा न्यूक्लियाई अगर उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी और नॉर्मल फ्रिक्वेंसी सेम है तो वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसका जाहिर सी बात है एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो अब एक्साइटेड हो जाएगा, वो अल्फा से बीटा में चला गया। इस प्रोसेस को अल्फा टू बीटा ट्रांजिशन जो है ये है फ्लिपिंग, स्पिन फ्लिपिंग, क्योंकि इसमें स्पिन अल्फा से फ्लिप करके बीटा में चली गई है, या जो आपकी स्पिन है वो विद द फील्ड अलाइनमेंट से अगेंस्ट द फील्ड हो गई है। ठीक है, अब ये जो आप स्पिन फ्लिपिंग करवा सकते हो ये दो तरह से करवा सकते हो। कैसे, एक मेथड है फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड और एक मेथड है फील्ड स्वीप मेथड। अब जो फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड है वो क्या है, इसमें क्या करते हैं हम कि जो हमने मैग्नेट जितनी स्ट्रेंथ का दिया है, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट रखते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। ठीक है, जितने का मैग्नेट लगा हुआ है, अगर वो जितनी भी पावर का मैग्नेट लगा हुआ है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और जो आपके पास जितने भी टेस्ला का लगा हुआ है आपके पास, लेकिन आप इसमें क्या करते हो, जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हो। ठीक है, देखो अब जब आपने मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कर दी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट यानी एच नॉट कांस्टेंट कर दिया, तो अब क्या होगा कि उस मैग्नेटिक फील्ड पे हर न्यूक्लियाई प्रोसेस कर रहा है एक स्पेसिफिक प्रोसेशनल या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर वो न्यूक्लियाई आपस में आइडेंटिकल नहीं है, इवन दो वो प्रोटॉन न्यूक्लियाई है, बट ड्यू टू देयर डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट हर प्रोटॉन न्यूक्लियाई एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोसेस कर रहा है उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, अब आप क्या करो, आप जो फ्रीक्वेंसी डाल रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हो यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी डाल रहे हो, वो बढ़ाते जाओ, वो वेरी करते जाओ। ठीक है, वो स्टार्ट करो आप 60 मेगाहर्ट्ज दी, आपने 100 मेगाहर्ट्ज दी, फिर आपने इस तरह करके आपने बढ़ानी शुरू कर दी। अब क्या होगा, जैसे ही अगर 60 मेगाहर्ट्ज वाली मैच करेगी किसी एक न्यूक्लियाई की प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ, वो न्यूक्लियाई एक्साइट करके कहाँ चला जाएगा, आपकी बीटा स्पिन स्टेट पे। फिर आपने जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, 100 मेगाहर्ट्ज कर दिया है, तो हो सकता है किसी दूसरा प्रोटॉन न्यूक्लियाई जो है वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोसेस कर रहा है, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, बीटा स्पिन स्टेट में चला जाएगा। तो एक तो ये मेथड है स्पिन फ्लिपिंग करवाने का, ये समझ आ गया। जी मैम। अच्छा, एक और जो मेथड है वो ये है कि अब आप क्या करो, दूसरा जो मेथड है, ये था हमारे पास फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसको वेरी करें, स्वीप मतलब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड मोड कौन सा है, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसको वेरी किया जाता है, या वो वेरिएबल है, बट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्लास एक चीज लाजमी याद रखना,
कि बुक में आप कंफ्यूज कहाँ पे हो सकते हो कि बुक में जहाँ पे टर्म यूज की है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, कभी कभी जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बुक में कई दफा उसने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ही लिखा है। ठीक है, जब वो न्यूक्लियाई की प्रिसेशन प्रोसेस की बात करता है तब भी वो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी की बात करता है। इसी तरह आपको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बुक में मिलेगी। ठीक है, इसी तरह जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करता है तब भी वो फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करता है, ताकि आपके लिए समझना आसान हो। तो इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं सेकंड मेथड पे, जो कि है फील्ड स्वीप मेथड। अब आपको इसके नेम से ही पता चल जाएगा कि अगर फील्ड स्वीप मेथड है तो इट मींस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वेरिएबल है, जबकि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कांस्टेंट है। तो इसमें अब आप क्या करोगे, इसमें देखो पहले क्या किया था हमने, मैग्नेट कांस्टेंट कर दिए थे। अगर जितने टेस्ला पावर के मैग्नेट लगे हुए हैं उतने ही टेस्ला के हैं, उनमें से उनकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। बट अब क्या करो, आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वेरी करते जाओ, वो बढ़ाते जाओ किसी तरीके से, और मैं रेडिएशन फिक्स कर दूं। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी फिक्स कर दूं कि इतनी मैंने 60 मेगाहर्ट्ज की डाली है या मैंने 100 मेगाहर्ट्ज की डाली है, बस इससे ज्यादा वो वेरिएबल नहीं है, वो फिक्स कर दिया मैंने। मैं मैग्नेट की पावर बढ़ाती जा रही हूँ। तो क्या होगा, मैग्नेट की पावर बढ़ाने के साथ साथ मेरा प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी बढ़ता जाता है। ये हमने अभी पीछे पढ़ा था कि आपका जो न्यू नॉट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच नॉट के। ठीक है, अगर आप वो फॉर्मूला देखो तो वहां बात करके आ चुके हैं कि जो प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी है या आपकी जो अच्छा, अब आपके पास जो दूसरा मेथड है क्लास, वो है फील्ड स्वीप मेथड। इसमें आप क्या करो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाओ। अब हमने बात की थी कि जो प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी होती है या एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है एच नॉट यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। तो जैसे जैसे आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहे हो, ये मतलब क्या हो रहा है कि आपके साथ जो न्यूक्लियाई प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी जो है उसकी बढ़ती जा रही है। अगर वो पहले जो है वो कम स्पीड के साथ प्रोसेस कर रहा है, अब वो ज्यादा प्रोसेस करेगा, वो एंगल ऑफ रोटेशन उसका बढ़ जाएगा, इन टर्म्स उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम मेजर कर सकते हैं, जो कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू नॉट के इक्वल होती है। ठीक है, सो आपने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाई तो आपके पास क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ न्यूक्लियाई प्रोसेस कर रहा था वो बढ़ती जा रही है विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ साथ। ठीक है, जिसकी पावर इंक्रीज के साथ साथ। तो अब क्या होगा, आपने रेडियो फ्रिक्वेंसी तो कांस्टेंट कर दी है। ठीक है, रेडिएशन जो आप डाल रहे हो वो एक उसकी फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है। अब यहां से जब आपकी यहाँ वाली जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये जो प्रोटॉन आपके पास है जिन पे आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डाल रहे हो जो कि वेरी करती जा रही है, तो क्या होगा, किसी एक मूवमेंट पे जाके किसी एक प्रोटॉन की जिस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल एनवायरनमेंट उसकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी उस कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी। उसी मूवमेंट पे वो न्यूक्लियाई फ्लिप करके अल्फा से कहाँ चला जाएगा, बीटा स्पिन स्टेट में। ठीक है, फिर क्या होगा कि जैसे जैसे आपने जो है वो फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जा रहे हो, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहे हो, तो कोई दूसरा न्यूक्लियाई जो है वो उसकी जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है वो फिर 60 मेगाहर्ट्ज जो आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सॉरी रेडियो मैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी है उसके साथ मैच करेगी, तो वो अल्फा से बीटा में चला जाएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है कि हर न्यूक्लियाई जो है उसकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी इवन दो वो प्रोटॉन न्यूक्लियाई है वो वेरी क्यों करती है? तो इसके लिए क्लास अभी इसको मैं बताना शुरू करूंगी, आपको नहीं समझ आएगी। ठीक है, इसीलिए मैं इसको 1 बाय 1 लेके चल रही हूँ। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि न्यूक्लियाई अल्फा स्पिन स्टेट में है, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा, वो बीटा स्पिन स्टेट में चला जाता है। इस प्रोसेस को स्पिन फ्लिपिंग कहा जाता है। इस फ्लिपिंग को करवाने के दो मेथड हैं, या तो एक है आपके पास फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड के आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेरी करते जाओ, तब भी आपके पास फ्लिपिंग आ जाएगी।
या फिर आपके पास एक फील्ड स्वीप मेथड है जिसमें आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को वेरी करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखो, तब भी आपके पास जो है वो स्पिन फ्लिपिंग हो जाएगी। अब वो ये बात करता है कि इन दोनों में से इजी कौन सा है या इन दोनों में से कन्वीनियंट कौन सा है। तो जो आपका फील्ड स्वीप मेथड है, ठीक है, जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसे कांस्टेंट रखते हो, वो कह रहा है ये मेथड जो है मेरे लिए कन्वीनियंट होता है करना एज कम्पेयर टू फ्रिक्वेंसी स्वीप मोड। यहाँ तक क्लास समझ आई है या नहीं? जी ठीक है मैम। अच्छा, अब आपके पास फ्लिपिंग हो गई, ठीक है। अब उसी पॉइंट पे मैं दोबारा आती हूँ कि जो मैंने पहले कहा था कि आपको अगर कॉन्टिन्यूस सिग्नल चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि आपका पॉपुलेशन डिफरेंस मेंटेन रहे। वो पॉपुलेशन डिफरेंस उसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर एक न्यूक्लियाई अल्फा से बीटा में जा रहा है तो न्यूक्लियाई बीटा से अल्फा में वापस भी आने चाहिए, ताकि जो डिफरेंस है वो मेंटेन रहे, ठीक है। उस प्रोसेस को कहा जाता है रिलैक्सेशन, यानी अल्फा से बीटा में जाना है फ्लिपिंग, स्पिन फ्लिपिंग, और बीटा से दोबारा अल्फा में आना जो प्रोसेस है वो है स्पिन रिलैक्सेशन, ठीक है। अब जो आप पूछ रहे थे कि मैम वहां पे ये लिखा गया है, तो आप स्पिन रिलैक्सेशन वाले फिनोमेना को जो है वो कंफ्यूज कर रहे हो। अच्छा, अब स्पिन रिलैक्सेशन क्या होती है इसको देख लेते हैं। स्पिन रिलैक्सेशन है कि न्यूक्लियाई जो है मेरा अल्फा स्पिन स्टेट में था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपने डाली, अगर उसकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच की किसी एक न्यूक्लियाई की, तो आपका जो न्यूक्लियाई है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा, अल्फा से बीटा में चला जाएगा, ठीक है। ये है स्पिन फ्लिपिंग। अब मैं बात कर रही हूँ कि ये न्यूक्लियाई जो कि बीटा स्पिन स्टेट में गया है इसे वापस अल्फा में आना चाहिए ताकि पॉपुलेशन डिफरेंस ज्यादा रहे, ठीक है। अब ये जो रिलैक्सेशन फिनोमिना है ये दो तरह से हो सकता है, जिस तरह फ्लिपिंग के दो मोड्स हैं उसी तरह रिलैक्सेशन करवाने के भी दो मोड्स हैं। एक है स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन और एक है आपके पास स्पिन लेटाइस रिलैक्सेशन, जिसे लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन भी कहा जाता है और इसे T1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि जो आपके पास स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन है इसे ट्रांसफर्स रिलैक्सेशन कहा जाता है, उसे T2 से डिनोट किया जाता है। अच्छा, अब होता क्या है, रिलैक्सेशन कैसे होती है? फ्लिपिंग तो हमने बात कर ली कि फ्लिपिंग में हम फ्लिपिंग तब होती है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी डालेंगे न्यूक्लियाई पे, ठीक है। अगर वो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट यानी बीटा में चला गया। बीटा से अल्फा में जाने के लिए इतना तो हमें पता है कि जब भी एक न्यूक्लियाई हाई एनर्जी स्पिन स्टेट से या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो विद कब आ सकता है, जब वो एनर्जी जितनी उसने एब्जॉर्ब की है वो एमिट करेगा, ठीक है। इतना तो हमें पता है, ठीक है। तो अब अगर ये न्यूक्लियाई अल्फा से बीटा में गया था तो क्यों गया था? क्योंकि इसने रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब की थी। अगर आपने न्यूक्लियाई को बीटा से दोबारा अल्फा में भेजना है तो वो एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की है वो कहीं ना कहीं इसको रिलीज करनी चाहिए, ठीक है। कि जो बीटा स्पिन स्टेट में न्यूक्लियाई जिसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई थी वो एनर्जी उसको एमिट करनी चाहिए या रिलीज करनी चाहिए, तभी वो अल्फा में आ सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि जब हम यूवी की बात करते हैं तो वहां पे क्योंकि आपको पता है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो एनर्जेटिक रेडिएशन है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है एज कंपेयर टू रेडियो फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें, ये एनर्जेटिक रेडिएशन नहीं है, ठीक है। सो इट मींस कि आपके पास जब ये न्यूक्लियाई अल्फा से बीटा में गया है इसने रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया है जो कि बहुत ही लेस एनर्जेटिक रेडिएशन है, तो जब ये वापस बीटा से अल्फा में आएगा तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ये एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की है उसे रेडिएशन की फॉर्म में ही एमिट करे। मैंने क्या कहा है, चूंकि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये अल्फा से बीटा में गया है वो एनर्जी रेडिएशन की बहुत लेस है, इसीलिए इस जो आपके पास चांसेस बहुत कम हैं इस बात के कि ये जब बीटा से अल्फा में आए दोबारा तो ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेज की फॉर्म में एमिट करे, ठीक है। ये किसी और एनर्जी की फॉर्म में भी एमिट कर सकता है जो कि आपके पास क्या है, हीट की फॉर्म में एमिट कर सकता है या किसी और फॉर्म में एमिट कर सकता है, जैसे फ्लोरेसेंस फिनोमेना होते हैं, फॉस्फोरेसेंस फिनोमेना होते हैं, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, अब आते हैं रिलैक्सेशन पे। यहाँ तक कुछ समझ आई है या नहीं क्लास? जी ठीक है मैम।
बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास समझ आ रही है या नहीं? अगर नहीं आ रही तो बता दो मुझे। जी मैम आ रही है। अच्छा, अब आते हैं आपके पास जो पहला फिनोमिना है रिलैक्सेशन का, जो कि स्पिन लेटाइज्ड रिलैक्सेशन है। उसको अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, मैंने कोई सा एक न्यूक्लियाई जो है वो पकड़ लिया है। अब हम न्यूक्लियाई चूंकि बीटा स्पिन स्टेट से अल्फा में लेके जाने लगे हैं, इसलिए मैं न्यूक्लियाई की बात करूंगी तो आपने समझ जाना है ये न्यूक्लियाई की कौन सा न्यूक्लियाई होगा जो बीटा स्पिन स्टेट में होगा। ठीक है, क्योंकि बीटा से हमने अल्फा में लेके जाना है, तो बीटा स्पिन स्टेट वाले न्यूक्लियाई की बात हो रही है। अच्छा, अब एक न्यूक्लियाई है जो कि बीटा स्पिन स्टेट में है, जाहिर सी बात है बीटा में भी जाके उसने प्रोसेस ही करना है। ठीक है, वो जो स्पिन मोशन कर रहा है उस स्पेसिफिक स्पिन मोशन को जो है वो प्रोसेशनल मोशन कहा जाता है। रीजन क्या है कि जब वो स्पिन कर रहा होता है तो स्पिन मोशन में उसका जो रोटेशनल एक्सिस है वो भी साथ साथ रिवॉल्व कर रहा होता है। इसी वजह से इस जो रेवोल्यूशन है या इस मोशन को प्रोसेशनल मोशन कहा जाता है और इस न्यूक्लियाई को प्रोसेसिंग न्यूक्लियाई कहा जाता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियाई मैंने बीटा स्पिन स्टेट वाला न्यूक्लियाई लिया है जो कि प्रोसेस कर रहा है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ बीटा स्पिन स्टेट में। होता क्या है, अकॉर्डिंग टू स्पिन लेटाइज रिलैक्सेशन आपके पास क्या होता है कि फ्रेमवर्क ऑफ मॉलिक्यूल जो है, जब आप कोई सैंपल लेते हैं, सैंपल आपका सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, या आपका सैंपल गैसियस स्टेट में होता है। आप सुना ये पॉइंट गौर से सुनना जो आप कंफ्यूज कर रहे थे। सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में जब आप सैंपल लेते हो तो हमें पता है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि तीन तरह की मोशन शो कर रहे होते हैं, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि आप न्यूक्लियाई जो है वो ये एक स्पेस फिनोमेना है, तो आप ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक न्यूक्लियाई के एडजेसेंट या नेबरिंग एनवायरनमेंट में कोई दूसरा न्यूक्लियाई ना हो। ठीक है, एक न्यूक्लियाई जो प्रोसेस कर रहा है बीटा स्पिन स्टेट में, उसकी नेबरिंग में और न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर कोई जो है आपका प्रोसेसिंग न्यूक्लियाई उसकी विसिनिटी में या उसकी नेबरिंग एनवायरनमेंट में कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि वाइब्रेट कर रहा है, जाहिर सी बात है वाइब्रेट करेगा तब भी किसी स्पेशल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेशनल मोशन कर रहा होगा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रखता होगा। इसी तरह अगर रोटेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है रोटेशनल फ्रीक्वेंसी भी होगी। अगर वो मॉलिक्यूल ट्रांसलेट कर रहा है तब भी वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा न्यूक्लियाई आपके उस प्रोसेसिंग न्यूक्लियाई के करीब आता है जो कि बीटा स्पिन स्टेट में था, उस न्यूक्लियाई के करीब कोई ऐसा आपके पास मॉलिक्यूल या न्यूक्लियाई आता है जिसकी ये तीनों जो हैं वाइब्रेशनल, रोटेशनल या ट्रांसलेशनल मोशन में से कोई एक जो है उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी प्रोसेसिंग न्यूक्लियाई के साथ मैच कर जाए, तो जैसे ही हमने बात की थी कि जब फ्रीक्वेंसी ओवरलैप करती है, फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो अब क्या हो कि ये न्यूक्लियाई अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दे उस साथ वाले मॉलिक्यूल को जो कि वाइब्रेट कर रहा था या जिसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच की थी, या हो सकता है उसकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच की थी, या हो सकता है उसकी ट्रांसलेशनल फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच की थी। तीनों में से किसी एक फ्रीक्वेंसी के मैच करने के साथ की वजह से आपका प्रोसेसिंग न्यूक्लियाई अपनी एनर्जी उस मॉलिक्यूल को दे देगा। और क्या होगा कि खुद जो है जब वो जैसे ही एनर्जी फ्री होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, तो जाहिर सी बात है वो बीटा में तो नहीं रह पाएगा। अब वो कहाँ चला जाएगा, वो बीटा से अल्फा में चला जाएगा। इस प्रोसेस को चूंकि इसमें क्या होता है कि आपकी रिलैक्सेशन किस वजह से हो रही है, फ्रेमवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रही है जो कि सैंपल में प्रेजेंट होते हैं। और वो फ्रेमवर्क ऑफ मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक जो आप कह लो वाइब्रेशनल, रोटेशनल या ट्रांसलेशनल मोशन शो कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग कि आपका सैंपल किस स्टेट में है, वो सॉलिड स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में है या वो गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमारा जो सैंपल है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेशनल मोशन रखते हैं, रोटेशनल या ट्रांसलेशनल मोशन रखते होते हैं, और हर एक की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये चांसेस होते हैं कि आपके प्रोसेसिंग न्यूक्लियाई की फ्रीक्वेंसी किसी मॉलिक्यूल की इन तीनों में से एक मोशन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए। अगर मैच कर जाती है तो न्यूक्लियाई अपनी एनर्जी उस मॉलिक्यूल को दे देता है और खुद जो है वो रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ से वो बीटा से दोबारा अल्फा में आ जाता है, तो अल्फा में पॉपुलेशन फिर ज्यादा हो जाती है, बीटा में पॉपुलेशन फिर कम हो जाती है।
फिर आप कॉन्टिन्यूस सिग्नल इसी वजह से आपको मिलता रहता है कि जो आप एनर्जी डालते हो अब न्यूक्लियाई फिर एक्साइट करके अल्फा से बीटा में जाएगा। तो इस प्रोसेस को रिलैक्सेशन फिनोमेना कहा जाता है, जो कि हमने पहली टाइप देखी स्पिन लेटाइज रिलैक्सेशन, जिसमें चूंकि क्रिस्टल लैटिस की बात हो रही है और उसमें फ्रेमवर्क ऑफ मॉलिक्यूल की बात हो रही है, इसलिए इस फिनोमेना को स्पिन लेटाइज रिलैक्सेशन कहा जाता है। ये समझ आ गया या नहीं? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, अच्छा इसको बुक से देख लेते हैं, अभी जहां से मैंने पढ़ाया है वहां से देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो स्पिन रिलैक्सेशन का फिनोमेना आ गया, इसमें पहली टाइप हमने अभी पढ़ी है। इसमें उसने कहा है कि आपके पास जो फ्रेमवर्क ऑफ मॉलिक्यूल होता है, जिस जो कि या तो सैंपल का हो सकता है या सॉल्वेंट का हो सकता है, और वो सैंपल या सॉल्वेंट किसी 3 स्टेट में से किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में हो सकते हैं, और उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। और उन मॉलिक्यूल्स में जाहिर सी बात है न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में बात कर रहा है कि जैसे ही जो आपका न्यूक्लियाई है जो प्रोसेस कर रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है मैच करती है आपके एडजेसेंट न्यूक्लियाई की वाइब्रेशनल, ट्रांजिशनल या रोटेशनल मोशन जो न्यूक्लियाई कर रहा है उसके मैग्नेटिक वेक्टर के साथ, कंपोनेंट के साथ, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड की ओवरलैपिंग भी तभी पॉसिबल है जब फ्रिक्वेंसी सेम होगी, ठीक है। सो क्या होगा कि आपका एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रोसेसिंग न्यूक्लियाई से उस मॉलिक्यूल को जो कि या तो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है उसी फ्रिक्वेंसी के साथ जो कि प्रोसेसिंग न्यूक्लियाई की फ्रिक्वेंसी है, या फिर रोटेशनल कर रहा है मोशन, या फिर वाइब्रेशनल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो a small magnetic field properly oriented in the lattice and processing with a comparable frequency can induce transition in a nearby processing nuclei from the higher spin state, higher energy spin state to the lower spin state. The energy from this transition is transferred to the component of the lattice as an additional translational, rotational, vibrational energy and vibrational energy. अच्छा इसमें क्या कहा है बेसिकली, अगर आपको इसको आसान लफ्जों में मैंने आपको ये बताया है कि बेसिकली आपकी एनर्जी ट्रांसफर क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, वो किसी दूसरे न्यूक्लियाई की वाइब्रेशन को या रोटेशन को या ट्रांसलेशनल मोशन को बढ़ाने में यूज हो रही है। क्योंकि जैसे ही आपका प्रोसेसिंग न्यूक्लियाई किसी दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा जिसके साथ या तो हो सकता है उसकी रोटेशनल फ्रिक्वेंसी मैच की हो या वाइब्रेशनल या ट्रांसलेशनल, तो क्या होगा वो न्यूक्लियाई जिस फ्रिक्वेंसी के साथ पहले वाइब्रेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है या ट्रांसलेट कर रहा है वो अब ज्यादा तेज फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा अगर वाइब्रेशनल जो है फ्रिक्वेंसी का मैच हुआ है, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ। या अगर रोटेशनल फ्रिक्वेंसी का मैच हुआ है तो वो न्यूक्लियाई जिसने एनर्जी अब्सॉर्ब की है या वो मॉलिक्यूल जिसने एनर्जी अब्सॉर्ब की है उसका रोटेशनल जो मोशन का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और हमें जो मेन पर्पस था हमारा मेन पर्पस ये था कि हमें प्रोसेसिंग न्यूक्लियाई को बीटा स्पिन स्टेट से दोबारा अल्फा में लेके आना है, तो वो तो हमारा पर्पस फुलफिल हो गया। किस तरह के हमने एनर्जी उसकी ट्रांसफर कर दी किसी नेबरिंग मॉलिक्यूल को जो कि कहाँ से हमने लिया है, उस फ्रेमवर्क ऑफ मॉलिक्यूल से लिया है जो कि सैंपल में प्रेजेंट होते हैं या सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं। यानी आपने सैंपल किसी सॉल्वेंट में अगर लिया है तो वो सॉल्वेंट में भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो सैंपल भी मॉलिक्यूल कंटेनिंग है। और हर मॉलिक्यूल आपने आप अगर सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ो, लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ो, आप गैसियस सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी पढ़ो, वहाँ आप ये बात करते हैं हम लोग के जो सॉलिड है वो ट्रांसलेट करते हैं, लिक्विड में अगर हम बात करें तो ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल मोशन होती है, अगर हम गैसियस सैंपल लेते हैं या गैसियस की बात करते हैं वहाँ ट्रांसलेशनल भी है, वाइब्रेशनल भी है, रोटेशनल भी है। तो यहाँ पे यही चीजें रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी ट्रांसफर के लिए, ठीक है। ये फिनोमेना जो है वो एक आप कह लो कि जो दूसरा मेथड है रिलैक्सेशन का उससे ज्यादा आप कह लो कि फेवरेबल है, ठीक है।
और इस प्रोसेस की वजह से जो आपके पास एनर्जी पॉपुलेशन डिफरेंस है या न्यूक्लियाई की जो पॉपुलेशन है वो लोअर स्पिन स्टेट में यानी अल्फा स्पिन स्टेट में ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू बीटा स्पिन स्टेट, जो कि नेसेसरी कंडीशन है हमारे लिए कि अगर हमने एनएमआर ऑब्जर्व करना है किसी सैंपल के लिए तो हमें वो एक्सेस ऑफ न्यूक्लियाई चाहिए अल्फा में ना कि बीटा में। अच्छा, अब दूसरे मेथड पे आते हैं जो कि है स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। अगर कहीं पे कुछ ना समझ में आए क्लास में तो वहीं पे स्टॉप कर लेना। अच्छा, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन क्या है? स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन में अब वो वाला पॉइंट मैं दोबारा लेके आऊंगी जो मैंने आपसे कहा था कि होता क्या है क्लास के आपके न्यूक्लियाई अल्फा से बीटा में गया, ठीक है। अब क्या होता है कि एक न्यूक्लियाई जो है वो बीटा स्पिन स्टेट में लाई कर रहा है, एक न्यूक्लियाई आपका अल्फा स्पिन स्टेट में है, ठीक है। अब किसी तरीके से एक जो न्यूक्लियाई अल्फा स्पिन स्टेट में है और जो दूसरा न्यूक्लियाई बीटा स्पिन स्टेट में हाई एनर्जी स्पिन स्टेट में है, अगर ऐसा हो कि इनका आपस में किसी तरीके से कांटेक्ट हो जाए, ठीक है, जो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अगर हो जाए, ठीक है, अगर इफ पॉसिबल अगर हो जाए किसी तरीके से ये कोलाइड कर जाए या इनका आपस में कोलिजन हो जाए तो क्या होता है कि जो बीटा स्पिन स्टेट वाला न्यूक्लियाई है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है अल्फा वाले को, ठीक है। ये उसी तरीके से हुआ कि अगर किसी के पास आप समझो कि ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है और एक के पास कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो जो ज्यादा वाला है उसने जो कम अमाउंट लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रखता है उसे एनर्जी दे दी, ठीक है। खुद वो कहाँ चला गया? अल्फा में, और दूसरे को अल्फा से कहाँ में भेज दिया? बीटा में। तो आप मुझे बताओगे एक बीटा से अल्फा में जा रहा है और एक अल्फा से बीटा में जा रहा है, क्या इस केस में पॉपुलेशन जो हमें चाहिए एक्सेस ऑफ न्यूक्लियाई इन बीटा अल्फा स्पिन स्टेट चाहिए, क्या हो सकेगा? क्योंकि नेट डिफरेंस तो कुछ भी नहीं आया, एक को आपने बीटा से अल्फा में भेजा और दूसरे को आपने अल्फा से बीटा में भेज दिया। सैचुरेशन हो जाएगी इस तरह तो। हाँ, इस तरह तो सैचुरेशन हो जाएगी अल्टीमेटली, और सैचुरेशन तो मुझे नहीं चाहिए। तो इसीलिए अगर आप इसी को पैराग्राफ को आगे पढ़ोगे तो उसने लिखा हुआ है कि आपके पास जो ये प्रोसेस है ये इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता आपकी रेस्टोरेशन ऑफ रिक्वायर्ड एक्सेस न्यूक्लियाई के लिए, कि अगर आपने रिस्टोर करना है एक्सेस ऑफ न्यूक्लियाई को इन द लोअर स्पिन स्टेट तो ये इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता। रीजन क्या है कि जैसे एक न्यूक्लियाई एनर्जी लूज कर रहा है तो दूसरा न्यूक्लियाई एनर्जी गेन कर रहा है, सो नेट पॉपुलेशन चेंज कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। सो इट मीन स्पिन रिलैक्सेशन जो है वो बेसिकली आपके पास दो तरीके से हो सकती है, जिसमें से मेजर फैक्टर मेजर मोड आप कह लो वो है स्पिन लैटाइस रिलैक्सेशन और सेकंड है स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन, ठीक है, जिससे नेट पॉपुलेशन डिफरेंस कुछ नहीं आता, ठीक है, लेकिन आपका जो मेजर है वो स्पिन लैटाइस है। ये हो गए आपके पास, हमने न्यूक्लियाई सैंपल ले लिया, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कंटेनिंग सैंपल लिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसको अलाइन किया विद द फील्ड अगेंस्ट द फील्ड, फिर स्पिन फ्लिपिंग करवाई, अब हमने स्पिन रिलैक्सेशन करवा ली, ठीक है। अच्छा, अब इन सब में आप देखो क्या हो रहा है, जब स्पिन फ्लिपिंग करवा रहे हैं तब एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है, और जब स्पिन रिलैक्सेशन करवाते हैं तब एमिशन ऑफ रेडिएशन होती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कब हो रही है? जब स्पिन फ्लिपिंग करवाई जाती है तो क्या होता है कि आपका न्यूक्लियाई अल्फा स्पिन स्टेट में जो होता है वो आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है, तो आपको एक सिग्नल मिलेगा। जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगी आपको एक सिग्नल मिलेगा, ठीक है। जैसे ही इसी तरह चूंकि हर न्यूक्लियाई डिफरेंट प्रोसेशनल फ्रिक्वेंसी के साथ प्रोसेस कर रहा है तो आपको हर एक न्यूक्लियाई के लिए डिफरेंट सिग्नल मिलेगा, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसी तरीके से जब रिलैक्सेशन फिनोमिना हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपकी एमिशन ऑफ रेडिएशन हो रही है, तब भी आपको सिग्नल मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आप एब्जॉर्प्शन रिकॉर्ड कर रहे हो या आप एमिशन रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उस बेसिस पे हमारे पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं जिन्हें एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहा जाता है। पहली बात तो एक है आपके पास कॉन्टिन्यूस वेव,
ठीक है। कॉन्टिन्यूस वेव जिसको आप CW NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं, और एक है आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म या FT NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, दो आप अगर आप CW NMR की बात करते हैं यानी कॉन्टिन्यूस वेव NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करते हैं, तो इन दोनों इनमें पहले डिफरेंस देख लो। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, कॉन्टिन्यूस वेव इंस्ट्रूमेंट जो है वो फील्ड स्वीप मेथड पे रिलाई करता है, यानी इसमें आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को वेरी करते हो और अप्लाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कांस्टेंट रखते हो। जबकि FT इंस्ट्रूमेंट में आप फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड को फॉलो करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेरी करते हो, जबकि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखते हो। जो CW इंस्ट्रूमेंट है यानी कॉन्टिन्यूस वेव इंस्ट्रूमेंट है, वो आपको क्या देता है? वो आपको एब्जॉर्ब जो एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको मेजर करके देता है, जबकि FT इंस्ट्रूमेंट आपको जो एनर्जी इमिट होती है उसको मेजर करके देता है। यानी जो कॉन्टिन्यूस वेव इंस्ट्रूमेंट है, CW इंस्ट्रूमेंट है, वो आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देता है, जबकि जो FT इंस्ट्रूमेंट है वो आपको एमिशन स्पेक्ट्रा देता है। ठीक है, अब आ जाते हैं CW इंस्ट्रूमेंट के और क्या इन दोनों के डिफरेंसेस हैं। तो जो CW है वो आपका कन्वेंशनल यानी ओल्ड NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसी वजह से उसकी जो रेजोल्यूशन है वो लो है, उसकी सेंसिटिविटी लो है। ठीक है, यानी सेंसिटिविटी लो होने का मतलब ये है कि ऐसे न्यूक्लियाई जो कि जैसे आप कार्बन-13 न्यूक्लियाई को अगर आप कॉन्टिन्यूस वेव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डिटेक्ट करना चाहो, चूंकि हमें पता है कि कार्बन-13 आइसोटोप की अबंडेंस नेचर में बहुत कम है, तो उसकी जो आप कह लो कि आपको उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा वो मोर सेंसिटिव वन होना चाहिए। इसीलिए अगर आप कार्बन-13 जो है उस वहाँ पे कार्बन-13 NMR की बात कर रहे हो, तो वहाँ आप इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रेफर करोगे कि वो FT इंस्ट्रूमेंट हो, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसी तरह जो आपका CW इंस्ट्रूमेंट है उसकी रेजोल्यूशन लो होती है, जबकि FT की जो है वो रेजोल्यूशन हाई होती है। ठीक है, इसी तरह कॉन्टिन्यूस वेव इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्लो आपको मेथड है, स्लो आपको रिजल्ट मिलेंगे, जबकि जो आपके पास FT इंस्ट्रूमेंट है वो एक फास्ट मेथड ऑफ NMR का है कि आपको NMR जो है रिजल्ट जल्दी मिल जाएंगे, और एक से ज्यादा सैंपल जो है वो भी आप FT इंस्ट्रूमेंट में डिटेक्ट कर सकते हो। तो इट मींस कि जो आपका CW है वो कन्वेंशनल मेथड है, और जो आपका FT इंस्ट्रूमेंट है वो एडवांस NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। यहाँ तक तो हो गया इनके डिफरेंस। ठीक है, ये आप अगर पैराग्राफ पूरा यहाँ तक पढ़ोगे तो जितने पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं वो सारे यहाँ पे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखे हुए हैं, और वो सारे यही डिफरेंस हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं यहाँ जो हाईलाइटेड पार्ट है क्लास, इसको एक दफा पढ़ो कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है और उसमें एक मैग्नेट लगा हुआ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड उसमें कितनी पावर की है, कितनी स्ट्रेंथ है H0 की, वो है आपके पास 23,500 गॉस का मैग्नेट लगा हुआ है, तो उस केस में उस NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट